नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा मिश्रा। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ के एपिसोड 8 में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले 2-3 दिनों में आपने IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना है तो आज हम इसकी बात मानचित्र के माध्यम से करने वाले हैं। G20 समिट के दौरान एक बड़ी अवसंरचनात्मक परियोजना की घोषणा की गई है, जिसे ही IMEC का नाम दिया गया है। इस परियोजना के प्राथमिक उद्देश्य की बात करें तो भारत, मिडिल ईस्ट यानी पश्चिमी एशिया और यूरोप के बीच में आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है। वहीं द्वितीयक उद्देश्य की बात करें तो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विकल्प ढूंढना है। सही शब्दों में कहें तो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर संतुलन स्थापित करने के लिए इस परियोजना का शुभारंभ किया जा रहा है। तो आइए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं आज का सेशन, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक छोटी सी सूचना है। सूचना क्या है देख लेते हैं। संस्कृति आईएएस लेकर आया है आपके लिए फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स का मतलब क्या हुआ? इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की कक्षाएं शामिल होगी। ये कोर्स आपके लिए हाइब्रिड मोड में उपस्थित होगा, यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम में ये आपके लिए उपलब्ध होगा। कोर्स कब से शुरू हो रहा है? तो 3 अक्टूबर दोपहर 3 बजे से शुरू हो रहा है, जिसका सेंटर कहाँ है? तो दिल्ली है। आपके लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम यहां उपस्थित होगी। अधिक जानकारी के लिए आप संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं या दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज के विषय की। आज का विषय क्या है? IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत होने जा रही है, जिस पर कुछ देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। कौन कौन से देश हैं जिन्होंने MOU में हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है इंडिया, US, UAE, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी ने इस प्रोजेक्ट को लेकर हस्ताक्षर किया है MOU पर, जिसका प्राथमिक उद्देश्य ये बताया जा रहा है कि भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच में आर्थिक एकीकरण का काम करना है, स्वच्छ पर्यावरण के लिए काम करना है, साथ ही जो विस्तारवादी नीति चीन अपना रहा है उसके विकल्प के तौर पर देखना है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो उस रास्ते के लिए एक संतुलन रास्ता स्थापित करना है। उस रास्ते के लिए एक संतुलन स्थापित करने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की जा रही है, जिसे क्या कहा जा रहा है? तो मॉडर्न स्पाइस रूट कहा जा रहा है। अगर हम बात करें जो कन्वेंशनल रूट हम पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके विकल्प के तौर पर ये उपस्थित हो रहा है, वो हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? तो वो कहाँ से कहाँ तक होकर जाता है देख लेते हैं। वो जाता है, अगर बात करें इंडिया से, तो वो इंडिया से होता हुआ यहाँ गल्फ ऑफ एडन से होता हुआ, रेड सी से होता हुआ, स्वेज कैनाल से होता हुआ, जिब्राल्टर स्ट्रेट से होता हुआ कहाँ पहुँचता है? तो यूरोप तक का मार्ग तय करता है। लेकिन आज हम जिसकी बात कर रहे हैं यानी IMEC की बात कर रहे हैं, वो एक वैकल्पिक मार्ग है जो भारत के पश्चिमी पोर्ट से निकलेगा और UAE, सऊदी अरेबिया, आगे बढ़ते हुए जॉर्डन, इजराइल से होता हुआ ग्रीस, इटली, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देश तक फैलेगा, ऐसा माना जा रहा है। अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से रूट सम्मिलित हैं, तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें रूट हैं। तो अगर देखें तो इंडिया से लेकर अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट तक के कॉरिडोर को जोड़ा गया है जलमार्ग के माध्यम से, ठीक है। वहीं हम बात करें आगे मिडिल ईस्ट से लेकर इजराइल तक जोड़ा गया है, तो रेल मार्ग के माध्यम से जोड़ा गया है। और इसमें कौन से मार्ग भी शामिल होंगे? तो सड़क मार्ग भी शामिल होंगे। देखिए, जो इंडिया से लेकर मिडिल ईस्ट को जोड़ा गया है उसे क्या कहा गया है? तो ईस्ट कॉरिडोर कहा गया है। वहीं हम बात करें कि पश्चिमी एशिया से लेकर जो यूरोप को जोड़ने की बात की जा रही है उसे क्या नाम दिया गया है? तो उसे नॉर्दर्न कॉरिडोर का नाम दिया गया है। मतलब जो भारत मिडिल ईस्ट से जुड़ेगा उसे क्या कहा गया है? तो ईस्ट कॉरिडोर, और जो मिडिल ईस्ट जुड़ेगा यूरोप से
उसे क्या कहा गया है, तो नॉर्दर्न कॉरिडोर का नाम दिया गया है। इसमें केवल जल मार्ग, सड़क और रेल मार्ग ही शामिल नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी केबल, हाई स्पीड डेटा केबल के साथ साथ हाइड्रोजन पाइप की भी व्यवस्था की गई है, ताकि आर्थिक एकीकरण के साथ साथ डिजिटल एकीकरण को भी बढ़ावा दिया जा सके। किनके बीच में, तो भारत, पश्चिमी एशिया और यूरोप के बीच में आर्थिक एकीकरण के साथ साथ डिजिटल एकीकरण को भी बढ़ावा दिए जाने की यहाँ पर बात की जा रही है। ये प्रोजेक्ट किसके अंतर्गत आ रहा है, कौन इसको फंड कर रहा है, तो PGII जो है इस प्रोजेक्ट को फंड कर रहा है। IMEC जो प्रोजेक्ट है वो PGII यानी पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के द्वारा क्या किया जा रहा है, तो IMEC को फंडिंग दी जा रही है। अब PGII क्या है, तो PGII को स्थापित किया गया था 2021 में यूके में। और कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो G7 की जो मीटिंग हुई थी उस पर क्या बनाया गया था, तो PGII की शुरुआत की गई थी। अब G7 में कौन कौन से देश आते हैं वो देख लेते हैं। G7 में कौन कौन से देश आते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट आता है, कनाडा आता है, यूनाइटेड किंगडम आता है, फ्रांस आता है, इटली आता है, जर्मनी आता है और जापान आता है। ये सभी देश जो है वो दुनिया की जनसंख्या की 10% आबादी मात्र है, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन जो है GDP में वो 40% है। मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि GDP के 40% हिस्से की भागीदारी किसकी है, तो G7 देशों की है, यानी ये संपन्न देश है। तो PGII का उद्देश्य हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो दुनिया में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में अवसंरचनात्मक खाई उत्पन्न हो गई है, उसे पाटने के लिए और SDG यानी सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से क्या काम कर रहा है, तो PGII यानी पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट काम कर रहा है। इस रूट को अगर हम डिटेल से देखें तो डिटेल से देख लेते हैं इस रूट को, किस रूट में क्या क्या पड़ रहा है। पहले कन्वेंशनल रूट की बात कर लेते हैं। कन्वेंशनल रूट कहाँ से शुरू हो रहा था, तो भारत के पश्चिमी हिस्से से शुरू हो रहा है और कहाँ से जा रहा है, तो अरेबियन सी से होते हुआ यहाँ से जाता है। आगे अगर बात करें तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा गल्फ ऑफ एडन दिख जाएगा। वहीं आगे हम बात करें तो इसकी कनेक्टिविटी कहाँ तक है, तो रेड सी तक है। रेड सी और एडन के गल्फ को जोड़ने के लिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक जल संधि। जल संधि क्या होती है, तो जल संधि जो होता है वो ऐसा सकरा जल निकाय होता है जो दो जल निकायों को आपस में जोड़ता है और दो भूभाग को अलग करता है। तो कौन से दो भूभाग है जो अलग हो रहे हैं, वो हो रहा है यमन और जिबूती। इसका नाम क्या है, तो बाब अल मंदेब नाम है, जो यमन को अलग कर रहा है जिबूती से, यानी अफ्रीका को यहाँ पर ये अलग कर रहा है किससे, तो एशिया के पार्ट से अलग कर रहा है। और किन्हें जोड़ रहा है, तो रेड सी को जोड़ता हुआ दिखाई देगा आपको, गल्फ ऑफ एडन से यहाँ पर जोड़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं हम रीसेंट रूट की बात करें, कौन सा रीसेंट जो रूट बनाए जाने के लिए प्रस्तावित है, तो वो पश्चिमी भारत के भाग से कहाँ जाएगा, तो यूनाइटेड अरब अमीरात यानी UAE से पास होगा। तो याद रखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा गल्फ ऑफ ओमान यानी ओमान की खाड़ी, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा पर्शियन गल्फ, जिसके बारे में हमने विस्तार से बात एपिसोड 2 में की थी। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और एपिसोड 2 विस्तार से यहाँ पर देख सकते हैं। तो कौन जोड़ रहा है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक स्टेट जिसका नाम है स्टेट ऑफ ओमान। तो ये किसे किसे अलग कर रहा है, तो UAE को अलग कर रहा है ईरान से, और किन्हें किन्हें जोड़ रहा है, तो पर्शियन गल्फ को आपको जोड़ता हुआ दिखाई देगा ओमान से। वही ट्रेडिशनल रूट के और वापस चलते हैं, जो कहाँ से शुरू हुआ था, भारत से शुरू हुआ था, गल्फ ऑफ एडन की तरफ जा रहा था, रेड सी से होता हुआ ये बढ़ता है आगे स्वेज कैनाल की तरफ। स्वेज कैनाल किसे किसे जोड़ता है, तो पोर्ट ऑफ
यहाँ पर आपको दिख जाएगा पोर्ट सैयद और यहाँ पे आपको दिख जाएगा पोर्ट स्वेज। इसको जोड़ने का काम क्या कर रहा है, तो स्वेज कैनाल कर रहा है, जो किसकी तट पर अवस्थित है, तो मेडिटेरेनियन सी के तट पर अवस्थित है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1869 में स्वेज कैनाल की शुरुआत हुई थी और व्यापार का, आर्थिक व्यापार का एक बड़ा मार्ग स्वेज कैनाल के माध्यम से खुल गया था। तो आगे बढ़ता हुआ ये कहाँ से जाता है, मेडिटेरेनियन सी से होकर जाता है और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जिब्राल्टर स्ट्रेट। जिब्राल्टर स्ट्रेट की अगर हम बात करें तो जिब्राल्टर स्ट्रेट कहाँ पड़ता है, तो यहाँ पर आपको जिब्राल्टर स्ट्रेट देखने को मिलेगा। किसके किसके बीच में देखने को मिलेगा, तो मोरक्को और स्पेन के बीच में यहाँ आपको देखने को मिलेगा जिब्राल्टर स्ट्रेट। जिब्राल्टर स्ट्रेट क्या करता है, तो मोरक्को को स्पेन से अलग करता है। मोरक्को की बात हमने विस्तार से एपिसोड 6 में की है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं मोरक्को क्यों चर्चा में था। तो यहाँ पर अभी भी भूकंप का कहर जो है वो भारी है, तो इसलिए मोरक्को क्या है, अभी भी चर्चा में है। तो जिब्राल्टर स्टेट जो है वो किसको किसको अलग कर रहा है, तो स्पेन को अलग कर रहा है मोरक्को से, और किसे किसे जोड़ रहा है, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन को जोड़ देता है ये, तो मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ पर यूरोप को अलग कर देता है, किससे, अफ्रीका से अलग कर देता है। यहाँ पर हमने किसकी बात की थी, तो हमने यहाँ पर बात की थी बाबल मंदाब स्टेट की या बाबल मंदेब स्टेट की, जो क्या कर रहा था, तो एशिया को अलग कर रहा था अफ्रीका से। वहीं हमने बात की यहाँ जिब्राल्टर स्टेट की, जिब्राल्टर स्टेट क्या कर रहा है, तो अफ्रीका को अलग कर रहा है यूरोप से। ये सब लोकेशन एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मेडिटेरेनियन सी की बात भी हमने विस्तार से की है, एपिसोड 6 में ही की है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में वो भी देख सकते हैं। तो अभी जो हम वर्तमान में जो रूट इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहाँ से जा रहा है, तो यहाँ से यूरोप को कनेक्ट कर रहा है। लेकिन जो हम अभी वर्तमान में जिसकी बात कर रहे हैं, जो प्रस्तावित है, वो भारत के पश्चिमी हिस्से से किसको जोड़ देगा, यूरोप को जोड़ देगा। अगर हम यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट की माने तो उन्होंने कहा है कि 40% व्यापार की जो गति है वो बढ़ जाएगी और 30% लागत ये नया प्रस्तावित मार्ग जो है वो कम कर देगा। मतलब 40% स्पीड बढ़ जाएगी और 30% लागत ये नया रूट कम कर देगा। ऐसा जो है वो यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट कह रही है। नए रूट की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से लोकेशन महत्वपूर्ण है वो देख लेते हैं। साथ में हम उन शहरों की भी बात करेंगे जिससे होकर ये परियोजना जा रही है, उस शहर की भी बात करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से लोकेशन। तो हमने यहाँ पे बात कर ली थी किसकी, हमने बात कर ली थी यहाँ पर ओमान स्टेट की। फिर ये आगे ये गल्फ, पर्शियन गल्फ है, ये क्या है, ओमान की खाड़ी है। यहाँ से ये सऊदी अरब से होता हुआ कहाँ जाएगा, इजराइल जो है वो देख लीजिए मेडिटेरेनियन सी के तट पर अवस्थित है। अगर इसकी बात हम डिटेल से करें तो सऊदी अरब के कुछ प्रमुख शहरों को हम यहाँ पर देख लेते हैं और उसकी बात कर लेते हैं कौन कौन से प्रमुख शहर हैं जो सऊदी अरेबिया के महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम के लिहाज से। तो आपको दिखेगा जाबेल अली का पोर्ट दिखाई देगा जो यूएई में अवस्थित है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित पोर्ट है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के लिहाज से। आगे अगर हम बात करें तो अल घुवाइफात की, तो अल घुवाइफात जो दिखेगा आपको यहाँ पर कतर के पास दिखाई देगा। यहाँ पर आपका कतर का लोकेशन है, उसके पास में आपको क्या दिखाई देगा, तो अल घुवाइफात का लोकेशन दिखाई देगा। दोनों जो है वो कहाँ पर है, यूएई में है। ये भी पोर्ट है और ये भी पोर्ट है, याद रखिएगा, गलती नहीं करना है। हराद और रियाद की बात करें तो ये सऊदी अरेबिया में पढ़ते हैं, ये दोनों यूएई में पढ़ रहे थे और ये दोनों कहाँ पढ़ रहे हैं, तो सऊदी अरेबिया में पढ़ रहे हैं। हराद और रियाद प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। कौन से केंद्र हैं, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर है प्रमुख। अगर हराद की बात करें तो ये घवर जो तेल का क्षेत्र है उसके पास अवस्थित है, इसलिए यहाँ पर बहुत बड़े बड़े आपको तेल के कुएं, तेल और गैस के कुएं यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। वही रियाद प्रमुख क्या है, तो औद्योगिक केंद्र है। और अल हदीथा की बात करें तो ये भी सऊदी अरेबिया में है, जो देखेंगे तो आपको जॉर्डन के पास इसका लोकेशन दिखाई देगा। और जॉर्डन
जॉर्डन से सऊदी अरेबिया की जो कनेक्टिविटी है वहां पर यहाँ से कैसी कनेक्टिविटी होती है, तो रेल मार्ग के माध्यम से अल हदीथा जो है वो जॉर्डन और जो सऊदी अरेबिया के बीच में एक रेल मार्ग है उसके मार्ग पर अवस्थित है। अगर हाइफा की बात करें तो हाइफा जो है वो इजराइल में है, और इजराइल में होने के साथ साथ ये मेडिटेरेनियन सी के तट पर है। यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो तेल शोधन केंद्र देखने को मिलेगा और भारी उद्योग आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें तो पिरियस की बात करें जो ग्रीस में अवस्थित है, इसका लोकेशन कहाँ है, तो ये एजियन सी के पास आपको दिखाई देंगे। अगर यहाँ पे लोकेशन हम आराम से देखें तो यहाँ पे आपको कौन कौन सा लोकेशन दिखाई देगा, देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से लोकेशन अवस्थित है। देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से लोकेशन अवस्थित है, तो ये आपको मिल जाएगा ग्रीस के पास, आपको यहाँ पर दिख जाएगा एजियन सी का लोकेशन। यहाँ पे जो दिख जाएगा वो एजियन सी का लोकेशन आपको दिख जाएगा। वहीं बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा आइनियन सी का लोकेशन, और यहाँ पर देखें इटली के इस भाग पर देखें तो आपको कौन सा सी मिल जाएगा, तो एड्रियाटिक सी मिल जाएगा। मतलब ग्रीस के जो पूर्वी हिस्से में आपको एजियन सी दिखेगा, पश्चिमी हिस्से में आपको क्या दिखेगा, आइनियन सी दिखाई देगा। वहीं इटली के अगर हम पूर्व की बात करें तो आपको एड्रियाटिक सी मिलेगा। इटली के पश्चिम की बात करें तो आपको टेरेनियन सी दिखाई देगा। तो ये सी एग्जाम के लिहाज से क्या हो जाते हैं, तो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो किसकी किसकी बात की हमने, जावेद अली की बात की जो कहाँ पर है, यूएई में है। अल गुफाई फात की बात की जो यूएई में ही है। हरात की बात की, रियाद की बात की जो सऊदी अरेबिया में है। अल हदीथा जो भी है वो भी सऊदी अरेबिया में है। हाइफा की बात की जो इजराइल में है, और पिरियस की बात की जो कहाँ पर है, तो ग्रीस में है। ऐसी कनेक्टिविटी बनाई जाने की बात की जा रही है। अगर भारत के प्रमुख पोर्ट्स की बात करें तो आपको यहाँ पे गुजरात का 2 पोर्ट दिखाई देगा, मुंद्रा पोर्ट और दीन दयाल पोर्ट ट्रस्ट यानी कांडला पोर्ट दिखाई देगा। ये दोनों पोर्ट जो है वो कच्छ की खाड़ी के पास अवस्थित है। वहीं मुंद्रा पोर्ट जो है वो भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है यानी निजी पोर्ट है मुंद्रा जो है। वहीं अगर बात करें कांडला पोर्ट की तो ये एक प्राकृतिक पोर्ट है, और साथ में यहाँ से किसका निर्यात हो रहा है, तो अनाज का निर्यात हो रहा है, कपड़े का निर्यात हो रहा है, और नमक का निर्यात जो हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, तो कांडला से हो रहा है। और आयात क्या क्या हो रहा है, तो तेल का आयात हो रहा है, रसायनों का आयात जो हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, तो कांडला पोर्ट से आपका आयात देखा जाता है। अगर महाराष्ट्र के पोर्ट की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है वो भारत का सबसे बड़ा जो है वो प्राकृतिक पोर्ट है। आकार की दृष्टि से ये सबसे बड़ा है। जो IMEC की बात की जा रही है वो भारत के पश्चिमी पोर्ट से ही निकलेगी और कनेक्टिविटी कहाँ तक बनाएगी, तो मध्य एशिया से कनेक्टिविटी बनाते हुए यूरोप को जोड़ते हुए एक अल्टरनेटिव रास्ता प्रदान करेगी, ताकि हमारा क्या बच सके, समय बच सके, लागत बच सके, और जो एक प्रतिद्वंदी हमारे पास मौजूद है जो विस्तारवादी नीति अपना रहा है यानी चीन के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को संतुलन करने के लिए एक सबसे अच्छा रास्ता होगा, ये बातें की जा रही है। तो ये जो है एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसकी लोकेशन की हमने बात की। अंत में अगर हम अभ्यास प्रश्न की बात करें तो अभ्यास प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहे भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या दिया हुआ है, कथन 1 कहता है कि यह कॉरिडोर एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ता है। पहला कथन क्या कह रहा है कि ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ता है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, इसके माध्यम से भारतीय सामानों को यूरोप तक पहुंचाने की लागत में लगभग 30% कम हो जाएगी, ये कह रहा है दूसरा कथन। वहीं तीसरा कथन क्या कह रहा है, यह कॉरिडोर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट साझेदारी का हिस्सा है यानी PGII का हिस्सा है। कथन क्या है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, केवल 1 और 3, बी क्या कह रहा है 2 और 3, सी क्या कह रहा है केवल 3, और डी क्या कह रहा है 1, 2,
3, इसका उत्तर आपको कहाँ देना है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। आप जवाब देते हैं जब, तो इस बात की संतुष्टि हो जाती है कि आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। इसमें हम स्टैटिक पोर्शन और करंट पोर्शन दोनों कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका उत्तर आपको कहाँ देना है? तो कमेंट बॉक्स पर देना है। आपके यदि कोई टॉपिक से रिलेटेड सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स पर क्या कर सकते हैं? उसे मेंशन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए और मुझे दीजिए आज के लिए इजाज़त। धन्यवाद।